हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और 10 को छोटे छोटे पार्ट में बांट कर आप पढ़ रहे थे। तो 3 पार्ट इसका हो गया था। कौन कौन सा? पहले में आपने पढ़ा हाइगेंस के तरंगिकाओं का सिद्धांत, दूसरे में आपने व्यतिकरण पढ़ा, तीसरे में आपने विवर्तन पढ़ा, चौथे में आप पढ़ने वाले हो बेटा प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही? और बिना समय गवाए स्टार्ट कर दे। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो ध्रुवण होता है बेटा वो तरंगों का गुण होता है। किसका गुण होता है? और वास्तव में ये अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। यानी ये जो घटना है ये केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है, अनुदैर्ध्य में नहीं होता। इसके लिए यांत्रिक तरंगों में हम लोगों ने यांत्रिक तरंग का ध्रुवण हम लोग देख रहे हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग प्रयोग करके भी अभी देखेंगे कि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवण होगा, अनुदैर्ध्य में नहीं होगा। तो प्रयोग करने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी होगी, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मैंने कहा है किसी अनुप्रस्थ तरंग में, कौन से तरंग में? ये ध्यान रखना आप। अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है ये सबको याद होना चाहिए, आप लोग पढ़ चुके हो। आप बताओगे जब किसी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबोत दिशा में कंपन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य अगर आपसे कोई पूछेगा तो जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं, तब वहां पर हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य। ठीक है? तो ध्रुवण तो अनुदैर्ध्य में होता नहीं है, अनुप्रस्थ में होता है। उसके लिए मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना। यदि किसी अनुप्रस्थ तरंग में कण का कंपन, किसका? कण का कंपन तरंग संचरण के लंबोत, ये तो होता ही है, लेकिन 2 प्रकार से हो सकता है। ध्यान से समझना। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट में मैंने कहा है केवल एक ही दिशा में हो। ध्यान से समझना, केवल एक। जैसे आप समझिए, ये मान लीजिए कोई तरंग है बेटा, तरंग संचरण की दिशा इधर की ओर है और जो माध्यम का कण है ये केवल ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में ऐसे कंपन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? या फिर केवल इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा है। लंबोत का मतलब ये पूरा हो गया ना। ये जो तल दिख रहा है आपको, इस तल में किधर भी कंपन कर सकता है, इधर इधर भी कंपन कर सकता है, इधर उधर भी कंपन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बस शर्त क्या है? एक ही डायरेक्शन में। जैसे मैं समझा रहा हूं, ये सपोज करना बेटा क्या है? तरंग संचरण की डायरेक्शन है। ये क्या है? संचरण की दिशा। बात समझ में आ रही? अब माध्यम के जो कण होंगे ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब तो बात समझ में आ रही होगी। केवल एक ही दिशा में ऐसे ऐसे माध्यम के कण कम, ये तरंग ऐसे जा रही है और माध्यम के जो कण है ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, या फिर ये सपोज करना तरंग संचरण की डायरेक्शन है और यहाँ पर ऐसे बिंदु बना दिया जाता है। बिंदु बनाने का मतलब आप समझना कि जो माध्यम का कण है वो बोर्ड के तल के लंबोत इधर की ओर और फिर अंदर की ओर। अब इधर तो हम खींच नहीं सकते इधर, ठीक है, तो उस पर हम लोग डॉट बना देते हैं कि जो माध्यम का कण है जब तरंग ऐसे गुजरती है उस माध्यम से तो कण केवल इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कंपन करते हैं। अब जब तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है और माध्यम का कण केवल इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा है तो उसके लंबोत है कि नहीं है? लंबोत दिशा में, और एक ही दिशा में कंपन कर रहा है। जब केवल एक ही दिशा में कंपन करेगा तब ऐसे तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय ध्रुवित तरंग बोलते हैं, लीनियर पोलराइज्ड वेव। या फिर इसी को हम लोग समतल भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखो एक समतल बनाता हुआ तो जा रहा है, माध्यम के कण है ऊपर नीचे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो एक समतल ही तो बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? समतल ध्रुवित तरंग, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि किसी अनुप्रस्थ तरंग में कण का जो कंपन है तरंग संचरण के लंबोत लेकिन एक ही दिशा में है, लंबोत तो है, तरंग संचरण के लंबोत है, लेकिन माध्यम के कण केवल एक ही डायरेक्शन में, जैसे ऊपर नीचे यहाँ पर भी तो आगे जाएगा, आगे भी माध्यम के कण ऊपर नीचे ही ऐसे कंपन करेंगे, एक ही दिशा में कंपन करेंगे। तो ऐसे तरंग को आप क्या बोलोगे? रेखीय ध्रुवित तरंग। क्या बोलोगे? या फिर समतल ध्रुवित तरंग। यहां तक बात समझ में आ गई? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहे हैं। सभी दिशाओं का मतलब समझना, ये देखो, यदि किसी अनुप्रस्थ तरंग में कण का कंपन तरंग संचरण के लंबोत सभी दिशा में समान हो
तो इसे अध्रुवित तरंग कहते हैं, अनपोलराइज्ड वेव बोलते हैं। इसको भी समझिए। मान लीजिए बेटा तरंग संचरण की डायरेक्शन ये है, बात समझ में आ रही, और यहाँ पर माध्यम का कण है जो इस डायरेक्शन में भी कंपन कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, बात समझ में आ रही है। ऐसे इस डायरेक्शन में भी और ऐसे प्रत्येक जगह पर, यहाँ भी। बात समझ में आ रही बेटा। ऐसे चिन्ह आपको मिलेंगे, ऐसे आपको फिगर भी मिलेंगे इस चैप्टर में, उसको समझना होगा। इस टाइप का फिगर मिल रहा है, इसका मतलब अध्रुवित तरंग है। क्या है बेटा? अभी हम आपको प्रकाश बता ही नहीं रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अभी पहले हम ध्रुवण से आपका परिचय करा रहे हैं कि ध्रुवण क्या होता है, अध्रुवित तरंग क्या होती है, ध्रुवित तरंग क्या होती है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, प्रकाश का ध्रुवण पढ़ोगे। क्लियर है? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस टाइप से है का मतलब एक ही डायरेक्शन में। ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा गई क्या? ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझना। मान लेना ये तरंग है बेटा, ये तरंग संचरण की क्या है, डायरेक्शन है। अब माध्यम का कण यहाँ पर है, तो माध्यम का कण ऐसे ऊपर नीचे भी कंपन कर रहा है, बात समझ में आ रही है। इधर उधर भी लंबवत ही करेगा, लेकिन सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं का मतलब पूरा डायरेक्शन, इधर भी करेगा, ऊपर भी, इधर भी तिरछा भी, बात समझ में आ रही है ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पे बनाया हूँ। अब यहाँ पे इतना अच्छा नहीं स्पष्ट दिखेगा क्योंकि 2D बोर्ड है आपका, आपको समझना होगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर है तो आप बताओगे अध्रुवित तरंग है। कुल मिला के यहाँ आपको दो चीज समझाएगी। कौन से तरंग में? अनुप्रस्थ तरंग में। पहली चीज ध्रुवण किस में हो रहा है? अनुप्रस्थ तरंग में, बात समझ में आ रही है। अब किसको आप ध्रुवित तरंग बोलोगे और किसको आप अध्रुवित तरंग बोलोगे, ये चीज समझना है। तो आप बताओगे जब तरंग संचरित हो और माध्यम के कण केवल एक ही दिशा में कंपन करे, तरंग संचरण के लंबवत तो होंगे ही क्योंकि अनुप्रस्थ है, लेकिन केवल एक ही दिशा में कंपन करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? ध्रुवित तरंग। और ध्रुवित तरंग को हम लोग कैसे किस प्रकार का ध्रुवित तरंग बोलते हैं? रेखीय ध्रुवित या फिर समतल ध्रुवित तरंग। क्लियर है? अच्छा ठीक है। और जब किसी माध्यम में से तरंग होकर गुजरे, बात समझ में आ रही है, कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। और माध्यम के कण उस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन कर रहे हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अध्रुवित तरंग। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये अध्रुवित तरंग थी, ये ध्रुवित तरंग। ये सारी चीज हम लोग प्रकाश में बढ़िया से बना के, जितना भी सिंबल होगा सब आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसका हम लोग प्रायोगिक प्रदर्शन देखेंगे। एक प्रयोग करके आप जाके घर पे चेक भी कर सकते हो, बहुत आसान सा सेटअप है। कुछ नहीं, बस आपको चाहिए क्या? एक रस्सी चाहिए, दो गत्ते चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, बस बात खत्म। इतने से आप प्रयोग करके देख सकते हो कि अनुप्रस्थ तरंगों में ही क्यों ध्रुवण होता है, अनुदैर्ध्य में क्यों नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना बेटा। देखो मैंने यहाँ पे प्रयोग तो करवा दिया है फर्स्ट बैच में, आपको दोबारा से फिगर बना के नए पेज पे समझाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। क्लियर है? चलो ध्यान देना, इधर पढ़ने आओ बेटा, पढ़ लो। अभी आप जो मन कहेगा कर लेना। आपको लेना क्या है? दो गत्ते लेने बेटा, आयताकार, ठीक है, किसी भी आकार का लो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो उससे स्लिट बनानी है, आयताकार रेखा छिद्र बनानी है और दोनों पर एक साथ बनानी है, यानी एक के ऊपर एक को रखना और काट लेना कुछ इस प्रकार से। ये मान लेना क्या है? आयताकार एक गत्ता है। गत्ता हो, पर्दा हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा मजबूत होना चाहिए। सपोज करना ये दो गत्ते हैं, एक के ऊपर एक आपने रखा है, एक के ऊपर एक रखा है और इसको ऐसे आयताकार एक इसमें रेखा छिद्र बना दिया, ठीक है। अब क्या करिए? दूसरे गत्ते को एक गत्ते के पीछे रख दीजिए ऐसे। आप बता देना ये रेखा छिद्र कौन सा है? S1 स्लिट फर्स्ट है बेटा, और ये रेखा छिद्र S2 स्लिट सेकंड है। अभी आपका जो गत्ता है इस प्रकार से रखा हुआ है कि S1 और S2 समांतर है। ध्यान से समझना। ये सपोज करना मेरा हाथ जो है गत्ता है और इसमें ऐसे रेखा छिद्र, एक यहाँ पर है और एक इस प्रकार से ऐसे रखे हुए, तो दोनों रेखा छिद्र, ये रेखा छिद्र और ये रेखा छिद्र दिख रहा है, एक दूसरे के पैरेलल ही तो है, समांतर ही तो है।
कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। अब एक रस्सी आपको लेनी है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। और यहाँ पर कोई स्टैंड या दीवार कुछ भी रखना, ये कुछ रखा हुआ होगा, ठीक है बेटा। कुछ इस प्रकार से। और रस्सी को क्या करना, यहाँ पर बांध लेना, यहाँ पर रस्सी को बांधना और रस्सी को S2 स्लिट में से निकालना, फिर यहाँ S1 स्लिट में से ऐसे निकालना। इस प्रकार से होना चाहिए दोनों में से। इधर दीवार होगा, दीवार में रस्सी बांध लिए, हुक वगैरह कुछ भी लगा के, उसके बाद रेखा स्लिट जो आपका रेखा क्षेत्र S2 है उसमें से निकाले, फिर S1 से निकाले, इस पार ऐसे रस्सी निकाल ली। सपोज करना बेटा। और फिर रस्सी को आपको ट्रांसवर्स वेव देना है, अनुप्रस्थ तरंगे आपको उसको देना है। किस प्रकार से दोगे, तो S1 रेखा क्षेत्र दिख रहा है, उसी के समांतर, उसी के समांतर का मतलब ऊपर नीचे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर सपोज करना रस्सी है, आप रस्सी को पकड़े और ऊपर नीचे ऐसे करके थोड़ा सा हिलाए, तो आपको दिखेगा क्या कि S1 में से ऐसे कुछ ये रस्सी है ऐसे, S1 में से कुछ ऐसे अनुप्रस्थ तरंग होकर उधर की ओर आगे बढ़ेगी। फिर इधर से दिखने लगेगा ना, इधर और डॉटेड बनाने का मतलब है गत्ते के उस पार होगा रस्सी। कुछ इस प्रकार से ऐसे। ऐसे समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इस रस्सी को आप पकड़ेंगे और S1 जो रेखा क्षेत्र आपको दिख रहा है उसकी लंबाई के अनुदिश क्या करोगे, आप ऊपर नीचे थोड़ा सा हिलाओगे तो रस्सी में एक वेव जनरेट होगा जिसको आप बोलोगे अनुप्रस्थ तरंगे, क्योंकि संचरण की दिशा इनकी ये होगी, इस दिशा में संचरित होगी और रस्सी के जो कण होंगे वो ऊपर नीचे उसके लंबवत दिशा में ऐसे कंपन करेंगे। बात समझ में आ रही है। जो S1 में से होकर गुजर रहा है और S2 में से। यहाँ पर अगर बताया जाए कि इनका आयाम जो है बेटा, आयाम A है, कितना है, तो अभी आप यहाँ भी देख पाओगे कि इसका आयाम A होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर फिगर में एक चीज क्या है, तो आप बताओगे S1 पैरेलल है S2, रेखा क्षेत्र S1 और S2 क्या है, समांतर है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब आपको करना क्या है, S2 को, S2 जो आपको रेखा क्षेत्र दिख रहा है उसको अपने ही समतल में धीरे धीरे घुमाना है। समतल का मतलब समझना बेटा, ये मान लेना क्या है, रेखा क्षेत्र S1 वो S2 है, ये S1 था, इसको समतल नहीं चेंज करना है, इसका समतल यही तो होगा, इधर उधर नहीं कर घुमाना है, ऐसे इधर उधर करके नहीं घुमाना है, अपने ही समतल में ऐसे इधर की ओर घुमाना। एक कॉपी देना बेटा मुझे, ला। ये सपोज करना ये आपका गत्ता है S2, क्लियर है। तो इसका समतल यही तो हुआ, यही तो समतल हुआ, इसको इसी में ऐसे घुमाना है। बात समझ में आ रही है, इसी समतल में। ऐसा नहीं करना है कि आपको इसको ऐसे घुमा दे इधर, इसका तब तो समतल ही चेंज हो गया। करना क्या है, आपको गत्ते S2 को, जिसमें रेखा क्षेत्र S2 बना हुआ है, उस गत्ते को अपने ही तल में ऐसे धीरे धीरे क्या करना है, घुमाना है। बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से। और घुमाने पे होगा क्या, ध्यान से देखना, जब आप इसको घुमाओगे धीरे धीरे तो यहाँ पर देखोगे आयाम का मान क्या होगा बेटा, धीरे धीरे घटने लगेगा। अरे रस्सी है, रस्सी अभी इसमें ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रही थी, बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे। आप क्या कर रहे हो, इसको धीरे धीरे घुमा रहे हो, अब देखो इसका आयाम कम हुआ कि नहीं हुआ। अब एकदम ऐसे कर देंगे तब ये एकदम आयाम 0 ही हो जाएगा। यानी आप बताओगे कि S1 समांतर है S2 के, तब A जो था बेटा वो अधिकतम था, क्या था, यानी इससे ज़्यादा अब आपको नहीं मिलेगा, जितना पहले था आयाम उतना ही था। लेकिन जैसे जैसे आप दूसरे गत्ते को क्या कर रहे हो, उसी के तल में घुमा रहे हो, उसी के तल में धीरे धीरे घुमा रहे हो, तो आयाम का मान क्या होगा,
घटता जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझना, जब S1 परपेंडिकुलर हो जाएगा S2 के, समझना S1 ये है आपका, ये रेखा छिद्र, बात समझ में आ रही है, और S2 क्या है आपका, ये रेखा छिद्र, और जब ये एक दूसरे के ऐसे हो जाए, ये ऊपर नीचे है, इसकी S1 की लंबाई ये हो गई और S2 की लंबाई इधर की हो गई, एक दूसरे के लंबवत हुए कि नहीं हुए, लंबवत होंगे तो यहाँ से तो तरंग बाहर निकलेगी, लेकिन S2 के उस पार तरंग निकल ही नहीं पाएगी। कैसे? कुछ इस प्रकार से, ये अगर रेखा छिद्र ऐसे है तो इसी के समांतर ये रेखा छिद्र ऐसे, यहाँ से तरंग अगर आप बाहर निकालोगे आराम से निकलेगी, लेकिन इसके पीछे फिर नहीं, एकदम रस्सी क्या होगी बेटा, सीधी रहेगी। तो यहाँ पर आप बताओगे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। कब? जब S1 और S2 क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही? कुल मिला के हमको यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि जैसे जैसे हम रेखा छिद्र S2 को उसी के समतल में घुमाते हैं, वैसे वैसे आयाम का मान क्या होता है बेटा, कम होता है। और एक समय आएगा, वो कौन सा समय होगा, जब S1 परपेंडिकुलर होगा S2 के, तब आयाम का मान 0 हो जाएगा। और अगर हम फिर क्या करें, इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाने लगे तो फिर इसका आयाम बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे है, मान लो अभी ये ऊपर नीचे इधर की ओर नहीं हो पा रहा है, रस्सी आपकी ऊपर नीचे नहीं हो पा रही, तो उधर की ओर वेव जाएगी ही नहीं, लेकिन इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर घुमाने लगे तो फिर आयाम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और ऐसे कर दिए तो अब आयाम ज़्यादा हो जाएगा, फिर पहले जितना हो जाएगा। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? कौन सी तरंग थी? अनुप्रस्थ तरंग दिए थे तब ऐसा हुआ था। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों में आपने देखा कि दूसरे गत्ते को हम लोग क्या कर रहे थे, उसी के तल में धीरे धीरे घुमा रहे थे, तो S2 से निकलने वाले तरंग के आयाम में, जो उस छिद्र से बाहर तरंग निकल रही थी, बात समझ आ रही है, उसके आयाम में कमी हो रही थी, यानी कि परिवर्तन हो रहा। अब यही चीज हम लोग अनुदैर्ध्य में करके देख लेते हैं। पहले इसको समझ लो, इतना ही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। किसके लिए देख रहे हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के लिए। किसके लिए बेटा? क्या देख रहे हो? ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन देख रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना। सेम ऐसे ही बना है, दो स्लेट है, S1 S2 दो गत्ते होंगे, एक दूसरे के आगे पीछे रखे हुए, पीछे एक दीवार है, उसमें आपने रस्सी बांधी है, रस्सी को S2 में से और S1 में से इधर निकाले हो, फिर देखो ऊपर नीचे, ये मैंने एरो भी बना दिया, समझ में आ रहा है ना, यानी S1 के समांतर आप इसको थोड़ा सा हिलाते हो, उससे होता क्या है, इस रस्सी में एक अनुप्रस्थ तरंग जनरेट हो जाती है, जो कि S1 में से निकलकर फिर S2 में से निकलकर फिर यहाँ तक पहुँचती है, यानी तरंग संचरण की दिशा वो होती है। तो जब S1 और S2 दोनों समांतर होते हैं तब आयाम क्या होता है बेटा? अधिकतम होता है। वही चीज लिखा है, इफ यदि S1 S2 पैरेलल है तब S2 से निर्गत तरंग का आयाम अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब A पहले था, A अब भी है, उतना ही। दूसरी चीज, यदि S2 को उसी के तल में, ध्यान रखना, उसी के तल में धीरे धीरे घुमाएं तो S2 से निर्गत तरंग का आयाम धीरे धीरे घटता है। ये भी आप समझ गए हो पहले से। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है, यदि S1 परपेंडिकुलर है S2 के, S1 और S2 ये दूसरा फिगर मैंने बनाया, ठीक है ना, तो S1 S2 के परपेंडिकुलर है तब S2 से निर्गत तरंग का आयाम 0 है। देखो S2 से तरंग कोई निकलेगी नहीं, उधर जाएगी नहीं, और उधर रस्सी के कण कंपन नहीं करेगा, ये 0 हो गया। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? ओके, इसको हटा दें। इसी में अब हम क्या करते हैं, अनुदैर्ध्य वाला समझ लेते हैं। चलो भाई, अनुदैर्ध्य समझने के लिए रस्सी से भी कर सकते हो, रस्सी इसमें से आई है, थोड़ा सा खींचोगे, थोड़ा ढीला करोगे, बात समझ में आ रही है, तो हालांकि बहुत कम आपको दिखेगा, वहां पे आपको निशान लगाना पड़ेगा। निशान लगाओगे तो देखोगे रस्सी के जो कण हैं, जहाँ पे आप चिन्ह लगाओगे, किसी कलर चाक से लगा देना, तो आप देखोगे ये वाला जो चिन्ह आपने लगाया है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इधर, फिर थोड़ा सा इधर होगा, ऐसे ही। तो बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा खींच के आप छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा, ये कण थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे, यानी जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है उसी के अनुदिश उसके कण कंपन करेंगे। तो कौन सा तरंग होगा बेटा? अनुदैर्ध्य। तो इस बार हम लोग देखने वाले हैं अनुदैर्ध्य तरंग के लिए कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग के लिए बात समझ में आ रही? चलो ध्यान देना। चलो यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंग बना ही देते हैं, स्प्रिंग में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इधर बेटा डॉटेड कर दे रहे हैं क्योंकि इधर गत्ता होगा दिखाई नहीं देगा, उसके पीछे फिर
इस स्प्रिंग को आप खींचोगे छोड़ोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसको क्या बोलते थे बेटा? संपीड़न। इसको क्या बोलते थे? विरलन। बात समझ में आ रही है? ये विरलन था और ये संपीड़न था, आप पहले पढ़ चुके हो इस प्रकार से। और अगर आप चाहते हो कि हमको दिखाई दे माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो आप कहीं पे निशान लगा लेना। यहाँ पे मान लो लगा दिया आप, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही है? अब आप देखोगे ये वाला निशान थोड़ा सा इधर आएगा फिर इधर आएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कंपन करेगा। तो आप बता सकते हो तरंग संचरण के अनुदिशी माध्यम का कण क्या कर रहा है बेटा? कंपन कर रहा है। तो ऐसा है तो कौन सा तरंग आपने दिया है? अनुदैर्ध्य। अब आप H2 को घुमाओ। बात समझ में आ रही? क्या करोगे? H2 को घुमाओ, H2 को घुमाओ और H2 को घुमा के आप चाहे धीरे धीरे घुमाओ चाहे 90 डिग्री कर दो, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। यहाँ भी तरंग का आयाम उतना ही होगा। कैसे? देखो ये है और यहाँ पर ये। अब आप देखना S1 और S2 को आपने किया है 90 डिग्री पे कर दिया है। कितने डिग्री पे हो गया? अब यहाँ से अगर कोई रस्सी गई है इसमें से ऐसे होकर ऐसे, तो तरंग को भाई वहां तक पहुंचने में क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत होगी नहीं। ऊपर नीचे इस टाइप से जब गति करता था यानी कि तरंग संचरण के लंबोत दिशा में जब कंपन करता था तो दिक्कत होती थी। अभी क्या करे? कैसे कंपन करेगा? इस टाइप से आगे और पीछे, आगे और पीछे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, पार करेगा, यानी तरंग यहाँ से भी होकर गुजरेगी और इससे भी होकर गुजरेगी। आप किस दिशा में घुमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। ये बात तो समझ में आ रही ना? तो आप समझना कि इस प्रकार से यानी H2 जो रेखा छिद्र है उसको घुमाने से केवल अनुप्रस्थ तरंगों के जो H2 से बाहर निकलती है उसके आयाम में परिवर्तन होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों के आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई ध्रुवण घटना नहीं होती और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। ध्रुवण की घटना कैसी होती है ये आप समझ लेना। यहाँ पे आपने कहा अध्रुवित तरंग हम उसको मानेंगे जिसमें माध्यम के कण इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे। बात समझ में आ रही है? सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं। किसके? तरंग संचरण के लंबोत दिशा में। तरंग अगर इधर की ओर संचरित हो रही है तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सभी दिशाओं में क्या करें? बस उसके लंबोत तल में कंपन करें। और यहाँ पर अगर कोई भी रेखा छिद्र आप मान लो आपने ऊर्ध्वाधर ऐसे एक रेखा छिद्र माना, ऐसे रेखा छिद्र माना, सब कहाँ से आ गए? हम तो केवल इन्हीं को बुलाए थे। फिर से बना दे रहे। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से अगर हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ये अध्रुवित तरंग है। क्या है बेटा? यहां पर बताओगे अध्रुवित। अब ये जब उस पार निकलेगा बेटा ध्यान से समझना, ये तरंग इस रेखा छिद्र से होकर इस पार निकलेगा, तब इसके जो कण के कंपन होंगे आप देखोगे केवल ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। बताओ भाई ऐसा ही तो होगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? क्योंकि रेखा छिद्र आपने ऐसे रखा है तो केवल इसी डायरेक्शन में जो कंपन कर रहे होंगे वही बाहर करेंगे, बाकी सबको ये रेखा छिद्र क्या करेगा? रोक देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप क्या बोलोगे? ध्रुवित तरंग। क्या बोलोगे बेटा? ये ध्रुवित तरंग हो गया और ये अध्रुवित। इसको किस प्रकार का बोल सकते हैं? रेखीय। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे बेटा? रेखीय या फिर समतल। इतना बात आप बताओ समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पे फिर से आपको बताया गया है। क्या? अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए बेटा ये एक रेखा छिद्र S1 है, इसको मैंने स्थिर रखा है, और यहाँ रेखा छिद्र S2 है, ये तरंग संचरण की दिशा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आगे पीछे करके इसको छोड़ा गया होगा, ऐसे खींच के फिर ढीला कर दिया गया होगा। बात समझ में आ रही है? तो माध्यम के जो कण होंगे तरंग संचरण के अनुदिशी होंगे, इसलिए कौन सी तरंग होगी? अनुदैर्ध्य।
अब इस तरीके से है, H2 को आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखेंगे यहाँ तरंग अनुदैर्ध्य है, इसलिए H2 को अपने तल में घुमाने पर H2 से निर्गत तरंग के आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे निर्गत होगी और आयाम उसका उतना ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती, इसीलिए मैंने लिखा है अतः ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो अभी आप केवल इतना समझ पाए हो। कल हम लोग प्रकाश के लिए ऐसे समझेंगे। तो प्रकाश के लिए सेम ऐसे ही होता है बेटा। यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे जो आपने गत्ता लगाया है, H2 रेखा छिद्र लिया है, वहां पे एक क्रिस्टल लेंगे बेटा हम लोग, आलोक। बात समझ में आ रही है? कौन सा क्रिस्टल? उसको बोलते हैं टूरमैलिन नाम का क्रिस्टल। बात समझ में आ रही है? और उसको धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाने से होगा क्या, प्रकाश तरंगों में ध्रुवण होगा।